हाँ, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का। राजस्थान बजट 2025-26 को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आधा जो बजट था वो हमने डिस्कस कर लिया था अपने पिछले वीडियो में, और आज हम बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और टेलीग्राम चैनल जो है अपना द ड्रीम RS ऑफिशियल, उसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको जो है वो PDF अवेलेबल हो सके। तो शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक, ठीक है। आकांक्षी जिला स्कीम, ब्लॉक स्कीम जो है वो हमने पढ़ लिया था। अब इससे नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है अपना नगरीय विकास। इस बजट के अंदर नगरीय विकास के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे। तो स्कीम लाया है भाई एक नई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, जैसे कि इसका नाम है, तो जो शहरी क्षेत्र है आपका, शहरी क्षेत्र के जो संपूर्ण विकास के लिए, जैसे उसमें सफाई का है, सीवरेज है, पेयजल है, और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे काम जो है वो इस स्कीम के तहत किए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत ये सारे काम किए जाएंगे। सबसे मोस्ट चीज इसमें जो आपको ध्यान रखनी है कि इस स्कीम की जो अवधि है, इस स्कीम की जो अवधि है वो कितनी है? अवधि है 7 वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण बात, शहरों का संपूर्ण विकास के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है, बजट में घोषणा की गई है, और ये 7 वर्ष के लिए ये स्कीम चलाई जाएगी, ठीक है। और शहरों का संपूर्ण विकास, जिसमें सफाई, सीवरेज, पेयजल, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधित सारी स्कीमें, सारे काम इसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है औद्योगिक विकास। देखिए, औद्योगिक विकास के लिए दो तीन चीजें यहाँ पे मोस्ट इन्होंने दी गई है। सबसे पहले होता है वन स्टॉप शॉप, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। मेन चीज आपको जो याद रखनी है, सबसे मोस्ट बात है ये कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत जो इसके जो लाभ दिए जा रहे थे, जो स्कीमें थी, जो संख्या थी, वो बढ़ाकर 149 कर दी गई है। सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना इसी की है। इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत वन स्टॉप शॉप का सुदृढ़ीकरण किया गया, और ऑनलाइन परमिशन जो है उनकी संख्या पहले कम थी, लेकिन अब बढ़ा के ऑनलाइन परमिशन की संख्या कितनी कर दी गई है? 149 कर दी गई है, 149 कर दी गई है। तो प्रश्न सीधा यहीं से निकलता है कि वन स्टॉप शॉप के तहत बजट में ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ा के कितनी की गई है? तो वह याद रखने वाली बात है 149, 149। पहली बात तो ये इन्होंने की है, ठीक है। सेकंड बात क्या कहती है? सेकंड कहती है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जिसके तहत 149 परमिशन ऑनलाइन मिल रही है, उसकी यूटिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। और यूटिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से संबंधित दो चीजें आ गई, एक 149 और एक एफिशिएंसी और यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या जारी करेंगे? एक कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करेंगे, ताकि पता चले विभागों के द्वारा, कौन कौन से विभाग के द्वारा जो है 149 परमिशन में कौन से विभाग के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। तो विभागों का कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। दो चीजें तो हो गई आपके सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से संबंधित। तीसरी चीज आती है रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के लिए सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के हेतु। देखो, दो दो चीजें हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ाने के लिए, और जो सर्विस सेक्टर है आपका, जो सेवा क्षेत्र है, उस सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? एक GCC पॉलिसी लाएंगे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाएंगे। तो उद्योग के क्षेत्र में तीसरी बात ये होगी भाई, रोजगार और सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाएंगे, और उसके लिए क्या लाएंगे भाई? एक GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। दो बातें हो गई। उसके बाद में आता है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अपना चर्चित है। उससे लिंक करेंगे, दो लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेंगे। इस कॉरिडोर से लिंक करके दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। किससे? DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर से लिंक करके 2 लॉजिस्टिक पार्कों का गठन किया जाएगा और इसके साथ-साथ ये किया जाएगा भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आए इसके लिए प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करके हम क्या बनाएंगे पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम। पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम। तो उद्योग के लिए इन्होंने क्या-क्या घोषणाएं की है, जो आरएस मेंस वाले जो बंदे हैं वो ध्यान रख सकते हैं। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से डायरेक्ट, ठीक है, कि बजट 2025-26 में औद्योगिक विकास के लिए किए गए प्रयासों को निरूपित कीजिए, उल्लेखित कीजिए जो भी है, ठीक है। तो वहां से आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर 2 पॉइंट तो किसके हैं आपके सिंगल विंडो के हैं, दो एक रोजगार का हो गया और 2 हो गए डीएमआईसी के। एक बार इनको शॉर्ट में हम देखते हैं। देखो सबसे पहले कैसे याद होगा ये, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल विंडो। सिंगल विंडो में 2 बदलाव किए गए हैं। सिंगल विंडो में 2 बदलाव किए गए हैं। पहला तो ऑनलाइन परमिशन, एक सौ 149 कर दिया। ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी 149 कर दी। दूसरी चीज क्या करी भाई, एक जीसीसी पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी जारी की जाएगी। किस चीज के लिए, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, यूटिलिटी और इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी जारी की जाएगी। ये चीज तो किससे संबंधित थी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से संबंधित बात होगी आपकी, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, दूसरी चीज इन्होंने आपके करी है यहाँ पे, दूसरी चीज देखो क्या है, फिर दूसरी चीज आपके थी रोजगार प्लस निवेश। रोजगार और निवेश बढ़ाया जाएगा किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में रोजगार और निवेश बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है, जीसीसी पॉलिसी लाई जाएगी। ये तो हो गई अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। और सॉरी ये उल्टा हो गया अपना, यहाँ जीसीसी पॉलिसी यहाँ आएगी आपके, ये जीसीसी पॉलिसी जो है इसके लिए जीसीसी पॉलिसी, और यहां पे क्या होगा, विभागों का कंपेटेटिव इंडेक्स, विभागों का क्या जारी करेंगे, कंपेटेटिव इंडेक्स जारी करेंगे। भाई हमने ये पढ़ा कि रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए सर्विस सेक्टर में जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में हमने पढ़ा कि विभागों का कंपेटिटिव इंडेक्स हम जारी करेंगे। तीसरी चीज यहाँ पे दी गई थी डीएमआईसी से संबंधित, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से क्या करेंगे, 2 लॉजिस्टिक पार्क, जगह नहीं बताई अभी, 2 लॉजिस्टिक पार्क जो है वो डेवलप करेंगे। इससे लिंक करके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर से लिंक करके 2 लॉजिस्टिक पार्क जो है वो हम क्या कर देंगे, इससे लिंक कर देंगे। देखो आपने यहाँ पढ़ा था कि 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक में कमी लाने के लिए पीएम गति शक्ति अपडेशन स्कीम लाई जाएगी, पीएम गति शक्ति अपडेशन स्कीम लाई जाएगी। तो ये 4 काम जो है वो औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो है ये 4 प्रोविजन इस बजट में किए गए हैं, ठीक है। इन चारों प्रोविजन से सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अपने यहाँ पे मेंस में पुटअप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है पर्यटन कला और संस्कृति। ये बात हमने करी अभी, वो किस चीज के लिए करी, उद्योग के लिए। अब हम बात करेंगे पर्यटन कला और संस्कृति के बारे में। देखिए पर्यटन में क्या है कि सबसे पहले आईफा अवार्ड है, वो ध्यान रखना है, तारीख पूछी जा सकती है। आईफा अवार्ड 2025 जो है वो कब हुए, तो 8 और 9 मार्च को हुए। और कहां पे हुए भाई, आपकी गुलाबी नगरी
जयपुर में आईफा अवार्ड हुए 8 और 9 मार्च को गुलाबी नगरी जयपुर में आईफा अवार्ड घोषणा हुई। अब एक बात उन्होंने की कि शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना और हेरिटेज वॉक स्कीम लाई जाएगी। शेखावाटी की हवेली प्रसिद्ध है, तो उनके संरक्षण के लिए जो है वो स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ साथ हेरिटेज वॉक के रूप में एक स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइटों का विकास किया जाएगा। संख्या याद रखें, टोटल साइट कितनी है? 10। और किस रूप में? आइकॉनिक टूरिज्म डेवलपमेंट, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कितनी है? आपकी 10 साइटें इसमें है। लोक गायकों को लिए और संगीतकारों को डेवलप करने के लिए एक बनाया जाएगा गौरी देवी कला केंद्र। गौरी देवी कला केंद्र वो कहां बनाया जाएगा? तो ये केंद्र आपका बनेगा बीकानेर में। बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र बनेगा। किस चीज के लिए? जो लोक गायक और जो संगीतकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। गांव के जो मंदिर हैं और उनका जो अतुलनीय इतिहास है, गांव के मंदिरों का इतिहास है, उसके लिए हम बनाएंगे एक संस्कृति पोर्टल। गांव के मंदिरों का अतुलनीय इतिहास है, उस इतिहास का डिजिटलाइजेशन करने के लिए संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है। युवाओं को आवश्यक स्किल अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। कहां पे बनाए जाएंगे? सभी संभाग स्तर पर। हॉस्पिटल स्पेशलिटी सेंटर कहां पे बनेंगे? सभी संभाग स्तर पे बनेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ और इसमें जो बजट है वो कितना है भाई? आपका है 35 करोड़। कितने रुपए हैं? 35 करोड़। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में, भाई जेईसी से सीतापुरा जैसे में माइस की व्यवस्था है ना, वैसे ही माइस की व्यवस्था किसमें की जाएगी? विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में भी की जाएगी। मीटिंग वगैरह अरेंज करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और पनोरमा यहाँ पे 2 घोषणा की गई है, बेंगटी फलोदी में और रेवासा सीकर में। फलोदी में बनेगा वो किसका पनोरमा बनेगा? वो पनोरमा आपका बनेगा हड़बूजी का। हड़बूजी का पनोरमा का बनेगा बेंगटी फलोदी में। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आईफा 2025 कब हुआ भाई? 8 से 9 मार्च को है। और कहां पे हुआ? जयपुर में। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी। फिर दूसरी चीज हमने ये पढ़ी, भाई हम क्या करेंगे? शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, शेखावाटी हवेली संरक्षण और हेरिटेज वॉक, शेखावाटी हवेली संरक्षण और हेरिटेज वॉक शुरू किया जाएगा। 10 साइटें ऐसी है जिनको हम क्या करेंगे? आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कितनी साइटों को विकसित किया जाएगा? संख्या आपको याद रखनी है, 10 साइटों को विकसित किया जाएगा आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। ठीक है। उसके बाद में अगला आपका था संस्कृति पोर्टल। संस्कृति पोर्टल। अब संस्कृति पोर्टल में क्या होगा कि गांव के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का जो इतिहास है उस इतिहास को क्या करेंगे? हम मंदिरों के इस इतिहास को डिजिटलाइजेशन करेंगे। डिजिटलाइजेशन, मंदिरों का ये जो इतिहास है इस इतिहास को डिजिटल बनाया जाएगा और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। कौन सा? संस्कृति पोर्टल। तो मेन 4 चीजें याद रखनी है, आईफा 10 और शेखावाटी आइकॉनिक डेस्टिनेशन स्कीम में 10 है और संस्कृति पोर्टल इसके लिए यूज किया जाएगा। इसलिए युवाओं की स्किल डेवलप करने के लिए हॉस्पिटलिटी सेंटर बनेंगे। वो कहां पे बनेंगे? हमने पढ़ा संभाग स्तर पर उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो देखिए जनजातीय जो क्षेत्र है वहां पे एक सर्किट बनाया जाएगा। जैसे पिछली बार गोडवाड़ सर्किट बनाया था, वैसे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र ले जाएंगे? जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं उनके जो टूरिस्ट जो क्षेत्र हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे त्रिपुर सुंदरी, पानगढ़, बेणेश्वर, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव,
गोतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया, सीता माता बैरन, गोतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया, त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़, बेणेश्वर और ऋषभदेव, इन सबको मिलाकर जो है वो क्या बनाया जाएगा, एक ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। याद रखना है 100 करोड़ रुपए की लागत का इसमें प्रावधान किया गया। कितने करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान किया गया? 100 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का पर्पज क्या होता है कि जो तीर्थ यात्री है देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है। ये सबसे पहले अगर डिपार्टमेंट पूछ लिया जाए तो याद रखना है देवस्थान विभाग द्वारा ये अरेंज की जाती है। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या होता है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनको मुफ्त में यात्रा करवाना। यहाँ इन्होंने टारगेट दिया है कि भाई 6000 लोग ऐसे हैं जिनको हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। किससे? हवाई मार्ग से। और ये यात्रा क्या होती है, सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखने वाली है, ये निःशुल्क होती है। ये जो यात्रा करवाई जाती है ये बिल्कुल क्या होती है, निःशुल्क होती है। आपको ध्यान रखना है बजट में कितने लोगों को हवाई यात्रा कराने का प्रावधान है। तो 6000 को मैं आपको बता दूं कि यह कहाँ की करवाई जाती है, तो पशुपतिनाथ, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा इसके तहत करवाई जाती है। ठीक है, तो 6000 को करवाएंगे, बाकी को कराएंगे ट्रेन से। तो ट्रेन के लिए इन्होंने निर्धारित किया 50,000। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, निःशुल्क यात्रा होती है, देवस्थान विभाग द्वारा कराई जाती है। 6000 को कराएंगे हवाई यात्रा और 50,000 को करा देंगे भाई एसी ट्रेन से। बाकी सब टोटल कितने लोगों को यात्रा करा देंगे इस बजट के तहत? 56,000 लोगों को। ठीक है, इसके साथ साथ है गोविंद देव जी कला महोत्सव। गोविंद देव जी कला महोत्सव, इसमें क्या है, गोविंद देव जी कला महोत्सव में क्या है भाई, 18 नवंबर 1727 को एक सिटी की स्थापना हुई थी। राजस्थान के महत्वपूर्ण शहर की स्थापना हुई थी, वो था जयपुर। और अब आपके आ रही है 18 नवंबर 2027, सॉरी, ठीक है 2027। तो कितने साल हो जाएंगे? 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे अगले साल 2027 में। जो है उस स्थापना को 300 वर्ष, 2026 में 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड सिटी जयपुर की अपने 300 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए 50 करोड़ रुपए की लागत से जो है गोविंद देव जी कला महोत्सव मनाया जाएगा। गोविंद देव जी कला महोत्सव मनाया जाएगा। यहां से प्रश्न सीधा ये आ सकता है कि भाई गोविंद देव जी कला महोत्सव किस शहर की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो ये अपना जो गुलाबी नगरी जयपुर है उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 6000 और 50,000 याद रखने हैं। उससे पहले हमने पढ़ा ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। तो ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में जो आदिवासी बहुल जो जिले हैं उनके जो पर्यटक स्थल हैं उनको मिलाकर एक सर्किट का निर्माण किया जाएगा। बजट का प्रावधान इसमें किया गया है कितना, 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ संस्थान बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले चीज है एरो सिटी। एरो सिटी कहां बनाई जाएगी? कोटा एयरपोर्ट में। ठीक है, इसके बाद में है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू, तीन जगह क्या बनाएंगे, एफटीओ बनाएंगे, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोटा एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनाई जाएंगी, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू तीन जगह क्या बनाएंगे, एफटीओ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में माउंट आबू में क्या बनाओगे, एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। माउंट आबू में एरो स्पोर्ट एक्टिविटीज कहां पे की जाएगी, माउंट आबू में। इसके साथ साथ होप ऑन होप ऑफ बस सेवा, होप ऑन होप ऑफ बस सेवा बड़े बड़े शहरों में होगी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो एक बार फिर से देखते हैं
कि एरोसिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो एरोसिटी कोटा में बनाई जाएगी। उसके बाद में एफटीओ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो आपके प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू 3 जगह किया जाएगा। माउंट आबू में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्टार्ट की जाएंगी और इसके साथ साथ आपके होप ऑन होप ऑफ बस सेवा जो है वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जो 3 बड़े शहर हैं वो वहां पे शुरुआत की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन क्या है भाई, कि जो भारत के राजस्थान के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनके डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको जोड़े जाने के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया गया है। जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनका डिजिटलाइजेशन और एआई से उनको कनेक्ट करने के लिए जो है वो क्या किया गया, ज्ञान भारत मिशन शुरू किया गया। डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया। ज्ञान भारत मिशन भारत लेवल का है, लेकिन इस बजट में इन्होंने इसके लिए 20 करोड़ का प्रोविजन किया है। भाई अपन जो है वो जो हिस्टोरिकल जो दस्तावेज हैं उनको किससे जोड़ेंगे, पहले तो उनको डिजिटल करेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे किससे, एआई से। तो जब आप कोई भी व्यक्ति एआई से भी पूछ लेगा ना, भाई सिंधु घाटी सभ्यता के किसी अवशेष के बारे में जानकारी उसको चाहिएगी एआई के माध्यम से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसे सूचना प्रोवाइड करवा सकेगी। इसके लिए स्कीम लाएगी ज्ञान भारत मिशन, अपने बजट में घोषणा 20 करोड़। अब है युवा विकास और कल्याण। अब तक तो पढ़ रहे थे हम संस्कृति से रिलेटेड बातें, अब है युवा विकास। युवाओं के लिए क्या है देखो, तो सबसे पहले राजस्थान रोजगार नीति 2025। ठीक है, इस राजस्थान रोजगार नीति 2025 में क्या होगा, युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करेंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार का टारगेट क्या है कि अधिकतम रोजगार सृजन। चाहे उनके कौशल विकास के माध्यम से हो, चाहे उनकी इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो, चाहे उनको इंडस्ट्री लगा के किया जाए, कैसे भी युवाओं का रोजगार सृजन करने के लिए जो है राजस्थान रोजगार नीति जो है 2025 लाई जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान इस नीति में किया जाएगा, ये पूछने लायक चीज है। ठीक है, और 500 करोड़ से क्या स्थापित किया जाएगा, 500 करोड़ से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जाएगी। ये मोस्ट है, आप ध्यान रखें कि विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना जो है वो किससे की जाएगी, कितने पैसे से की जाएगी, तो उसके लिए फंड है आपके 500 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में ये 5 काम किए जाएंगे। राजस्थान रोजगार नीति जो है उसके अंदर 5 काम किए जाएंगे। क्या क्या, रोजगार पर प्रशिक्षण और काउंसलिंग की व्यवस्था, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और काउंसलिंग की जाएगी, कौन व्यक्ति कौन युवा जो किस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ साथ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार शिविरों का आयोजन और एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना आदि काम इसमें किए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना, ये काम इसमें किए जाएंगे। रोजगार पर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम, एम्प्लॉयबल लिंकेज व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन और एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना। यानी कुल मिलाकर ये जो स्कीम है, इस स्कीम का पर्पज ही मेन क्या है, रोजगार में वृद्धि करना। और इसके लिए मेन जो पॉइंट अपना बनता है कि 500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। देखिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में क्या है कि केंद्रीय बजट जो है, अपना जो सेंट्रल बजट है, उस बजट में एक स्कीम लाई गई है, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, तो कोई व्यक्ति जो पहली बार कोई उद्योग लगा रहा है, पहली बार कोई काम कर रहा है, उसके लिए जो है वो लाभ की घोषणा उसमें की गई है। तो इसमें क्या है कि जो महिला SC ST के जो उद्यमी है उनको लाभ दिया जाएगा। तो 25,000 उद्यमी को जो है इसमें लाभ दिया जा रहा है। इसमें इस स्कीम में केंद्रीय जो स्कीम है उसमें 25,000 उद्यमी को क्या दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है।
स्कीम का नाम है स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, जो पहली बार कोई उद्योग लगा रहे हैं उनको। 3 कैटेगरी है, महिला, एससी और एसटी, उनको दिया जा रहा है, इसके अलावा किसी को नहीं दिया रहा, महिला किसी भी वर्ग को, ठीक है। हमने क्या स्कीम लाया है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। हम लाए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। भाई इनको जो फायदा मिल रहा है वो सारी की सारी चीजें अपने को यहाँ भी देनी है, तो राजस्थान में देने के लिए इन्होंने ये स्कीम लाई और इसमें ये घोषणाएं की गई, क्या की गई कि 2 करोड़ तक का उनको मिलेगा ऋण। 2 करोड़ तक का उनको क्या मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा, और उसमें 8% इंटरेस्ट सब्सिडी होगी, 8% ब्याज अनुदान होगा। 2 करोड़ तक का ऋण मिलेगा, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, 8% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अब ये कैसे मिलेगी, देखो जैसे मान लिया कि जिस बैंक से लोन लिया जा रहा है, अब वो बैंक क्या करता है, 12% ब्याज ले रहा है, तो उसमें से 8% ब्याज जो है वो कौन दे देगी, सरकार देगी, और जो व्यक्ति है उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, मात्र 4% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का उपलब्ध कराया जाएगा, और इस बजट के इस योजना के लिए अपने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखो 3 बातें हैं इसमें, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। केंद्र ने एक स्कीम चलाई, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, 25,000 लोगों को, राजस्थान के 25,000 लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी, एससी, एसटी और महिला। राजस्थान के भी इन लोगों को और जो बच गए उनको देने के लिए क्या करेंगे, हम ये योजना लेके आए। इसमें क्या करना है कि 2 करोड़ रुपए तक की राशि पर लोन दिया जाएगा, और उसमें 8% ब्याज अनुदान मिलेगा, 5 लाख तक की मार्जिन मनी मिलेगी, और इस पूरी स्कीम के लिए 150 करोड़ रुपए का इसमें हमने फंड आवंटन किया। कितने रुपए का, 150 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। अब आया भाई देखो, नशा ज्यादा हो रहा है तो नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त राजस्थान के लिए क्या करेंगे कि सभी जो महाविद्यालय हैं उनमें चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मोस्ट चीज है, कई बार ये पूछा जा सकता है कि नई किरण नशा मुक्ति केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे संभाग स्तर पे, महाविद्यालय में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, या ब्लॉक स्तर पे, इस तरह से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि नई किरण नशा मुक्ति केंद्र जो है वो नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत स्थापित किए जाएंगे, और ये कहाँ किए जाएंगे, सभी महाविद्यालयों में, क्योंकि नव युवा जो है जो महाविद्यालय में पढ़ते हैं उनमें नशे की लत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ये कहें कि जो कोचिंग सिटी है वहां पे जो अध्ययनरत जो छात्र हैं उनमें आत्महत्या की जो लत है वो दर है वो ज्यादा है, इसलिए कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर, वर्तमान में 4 ही जगह है मेन फोकस, कोटा, जयपुर, जोधपुर और सीकर। इन चारों जगह क्या होगा, आत्महत्या को रोकथाम के लिए साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे, साथी केंद्र। आपको ध्यान रखना है 2 केंद्रों की बात हमने की है, पहला केंद्र था नशा नई किरण, और दूसरा था साथी। देखो नई किरण तो क्या है, नशा मुक्ति है, और साथी है वो आत्महत्या रोकने के लिए है, आत्महत्या रोकने के लिए है। नशा मुक्ति केंद्र, जो नई किरण नशा मुक्ति केंद्र है वो तो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो वो तो किए जाएंगे सभी महाविद्यालयों में, और जो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो कोचिंग सिटीज में ज्यादा है, तो वहां पे जयपुर, जोधपुर और आपका सीकर और कोटा, 4 जगह जो है वो साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। देखिए हमने चला रखी है मां आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और इस स्कीम के तहत बजट ने बताया कि 35 लाख व्यक्ति को जो है वो चिकित्सा का लाभ प्राप्त हुआ है। कितने व्यक्तियों को, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि मां योजना के तहत कितनी योजना लोगों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ, तो 35 लाख हो, ये तो अब तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे भाई, निःशुल्क जांच और दवा की जो स्कीम चल रही है उसके लिए बजट आवंटन किया है 3500 करोड़, निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3500 करोड़ का फंड आवंटन किया है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट
इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की जाएगी। सबसे मेन चीज क्या है, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की जाएगी, यानी एक जैसे राजस्थान के कोई व्यक्ति है तो वो दूसरे राज्य में भी अपना इलाज करवा पाएगा, ठीक है। और एक ये जो जांच वाले जो 3500 रुपए हैं, 3500 करोड़ रुपए हैं, उससे इन्होंने एक फंड बनाया माकोस। इस फंड का नाम क्या दे दिया, माकोस। तो दो चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज, माँ योजना जो है उसमें अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए, तो 35 लाख, ठीक है। एक क्या बना देंगे, फंड बना देंगे माकोस नाम से, वो बनेगा 3500 करोड़ का। कितने का बनेगा, 3500 करोड़ का। इसका इस कोर्स का क्या यूज होगा, निशुल्क जांच, जांच व दवा, फ्री में जांच और दवाएं देने के लिए जो है और इसका उपयोग किया जाएगा, निशुल्क जांच व दवा। इसके बाद साथ साथ इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की भी स्कीम लागू की जाएगी। राजस्थान का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाके इलाज कर सकता है, दूसरे राज्य के व्यक्ति राजस्थान में इलाज करवा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या है कि 70 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए गैरिएटिक केयर पैकेज लागू किया जाएगा, यानी उनके लिए 70 साल से अधिक लोगों के लिए गैरिएटिक पैकेज लागू किया जाएगा, यानी वृद्धावस्था से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए एक अलग से पैकेज शुरू किया जाएगा, ठीक है। जो राजकीय आयुष चिकित्सालय हैं उनके माध्यम में आयुष पैकेज भी स्टार्ट किया जाएगा। तो राजकीय आयुष चिकित्सालय है, आयुर्वेद चिकित्सालय है, उनमें उनके माध्यम से आयुर्वेद पैकेज भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो 5 चीजें हमने यहाँ पे देखी। पहले तो 35 लाख लोगों ने लाभ ले लिया, दूसरा 3500 करोड़ का माकोस बना दिया, तीसरा इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की बात कर ली, चौथी बात हमने की भाई 70 साल से ज्यादा जो लोग हैं उनको गैरिएटिक केयर पैकेज लागू करेंगे, और एक जो आयुष अपने हॉस्पिटल हैं उनके माध्यम से हम आयुष पैकेज भी शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ई हेल्थ रिकॉर्ड। देखिए ई हेल्थ रिकॉर्ड के लिए एक सरकार ने एक योजना चला रखी है, उसके तहत बनाया जा रहा है आभा कार्ड। आभा कार्ड बनाया जा रहा है। अब ये जो आभा कार्ड है, इस आभा कार्ड से क्या है कि किसी व्यक्ति की पूरी हेल्थ जो हिस्ट्री है वो उसके अंदर होगी, डॉक्टर जो है उसको आसानी से देख पाएगा और उसके अनुसार कि पहले उसको क्या क्या दवाइयां दी गई है, क्या क्या रोग उसके रहे हैं, उस हिस्ट्री के अनुसार डॉक्टर जो है वो उसका इलाज कर सकेगा कि कौन सी दवा इसको एलर्जी कर दी है, कौन सी दवा इसके लिए सही है, या पहले ये किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं रहा, इस तरह की चीजें उसमें रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रखा है कि अब तक हमने जो है 92,34,000 आभा कार्ड बना लिए। ई हेल्थ कार्ड के रूप में जो आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं वो कितने बना लिए, 92,34,000 अब तक हमने बना लिए हैं, ठीक है। और जून 2025 तक इसका पहला चरण पूरा हो जाएगा। ये याद रखने की वाली बात है कि प्रथम चरण जो है वो कब संपूर्ण होगा, जून 2025 तक। अब तक 92,34,000 बनाए, ठीक है। उसके बाद में वही बात है कि नेक्स्ट ईयर जो अभी चल रहा है 70 साल के लोगों के लिए घर पे ही निःशुल्क दवा की उपस्थिति की जाएगी। तो जो 70 साल से ज्यादा के वृद्ध हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए हम जो है वो घर पे ही क्या उपलब्ध करवाएंगे, घर पे ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ साथ टाइप 1 जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए डायबिटीज क्लिनिक्स की स्थापना की जाएगी। जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए डायबिटीज क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। इतना मोस्ट नहीं है, मेन चीज यही है कि आभा कार्ड जो है उसका प्रथम चरण जून 25 तक है। 70 साल से अधिक के लोगों के लिए निःशुल्क दवाएं घर पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। एज फैक्टर याद रखें, एज पूछी जा सकती है। अगला है मां नेत्र वाउचर योजना। मां नेत्र वाउचर योजना, देखिए मां नेत्र वाउचर योजना में क्या है कि जो ट्रक बस के ड्राइवर हैं और कामगार हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे कारीगर है, दर्जी है, बढ़ई है, नाई है, इनकी आंखों की जांच कर निशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। सबसे मोस्ट बात याद रखें कि भाई ये मां नेत्र वाउचर योजना है, इसमें क्या है कि जो बस ट्रक के ड्राइवर हैं और जो कामगार हैं जिनकी आंखों पर ज्यादा फोकस पड़ता है, जिनकी आंखों की ज्यादा कमजोर होती है, उनकी आंखों की जांच की जाएगी और आंखों की जांच करके उनको निशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया। इस योजना के लिए कितना करोड़ का प्रावधान है, 75। आंखों की जांच होगी और चश्मे देंगे, 75 करोड़ लगेंगे। अगला है कि जो संभाग मुख्यालय हैं उनपे अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर,
जो लोग जल जाते हैं उनकी सुविधा के लिए, उनके इलाज के लिए अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और ये कहाँ किए जाएंगे? ये संभाग मुख्यालय पे किए जाएंगे। अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? संभाग मुख्यालय पे की जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें होगी आपकी। पहली होगी आपकी मां नेत्र वाउचर योजना, इसमें हम कर लेंगे, चश्मे लगवा देंगे सबको 75 करोड़ रुपए में। और अगर कोई जल जाता है तो उसके लिए बर्न सेंटर की स्थापना करी जाएगी, और वो किस लेवल पे की जाएगी? सभी संभाग मुख्यालयों पे। अब है फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। फिट राजस्थान यानी फिटनेस से संबंधित अभियान है, 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया। फिट राजस्थान अभियान चलाया जाएगा, 50 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। इसके तहत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों का संचालन किया जाएगा फिटनेस के लिए। डाइट में जो है एडिबल ऑयल की मात्रा न्यूनतम 10% कमी करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। ये मोस्ट चीज है भाई। फिट राजस्थान अभियान जो है, उस फिट राजस्थान अभियान में सबसे पहले तो आउटडोर एक्टिविटीज की जाएगी, 50 करोड़ का फंडामेंटल होगा उसमें। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि जो जो एडिबल ऑयल्स है, ठीक है, जो खाने योग्य जो आपने क्या कहते हैं तेल है, उनमें कमी लाने के, क्योंकि उससे फैट बढ़ता है, तो उनमें कमी लाने के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और वो कमी का परसेंटेज क्या होगा? वो 10% होगा। प्रयास किया जाएगा कि लोग एडिबल ऑयल्स जो है उसमें 10% तक कमी लाए। इसके साथ साथ आयुर्वेद से संबंधित नई आयुष नीति लाई जाएगी। और कोई भी गांव अगर पूरी तरह निरोगी हो जाएगा तो उसको 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो फिट राजस्थान अभियान बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले 50 करोड़ का प्रावधान है। दूसरी चीज, विभिन्न आउटडोर गतिविधियां जो है वो लागू की जाएगी। तीसरी चीज, जो उनकी डाइट है उसमें एडिबल ऑयल्स जो है, जो खाने योग्य तेल है, उनमें 10% कमी लाई जाएगी। इसके साथ साथ नई आयुष नीति लाई जाएगी ताकि लोगों को निरोगी बनाया जा सके। और जो गांव पूरा निरोगी हो जाएगा उसके लिए कितने रुपए? 11 लाख रुपए उसको प्रावधान किसमें किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, OTSS। OTSS भाई SC ST OBC और EWS के जो सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि है, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए OTSS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी। और इसमें उनको क्या किया जाएगा? उनको ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो लोग जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। वन टाइम, एक टाइम के लिए दिया जाएगा, इसलिए वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, इतनी विशेष मोस्ट नहीं है। हाँ, दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना। देखो वर्तमान समय में जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने इस पर ज्यादा जो फोकस कर रखा है, और वो है क्या है कि गुमंतु विमुक्त और अर्ध घुमंतु। घुमंतु विमुक्त और अर्ध घुमंतु जो है, ऐसे लोगों के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना लाई जाएगी। अब उसमें क्या करेंगे भाई? उनको पट्टे देंगे और उनको स्थायी करने का प्रयास किया जाएंगे कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय है, अब इसमें कौन कौन आता है? जैसे गार्डोलिया लोहार, इसके साथ साथ जो देवासी, जो पशुपालन के लिए जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, जो भी समुदाय इसके अंदर आते हैं उन सारे समुदायों के सशक्तिकरण उत्थान के लिए योजना लाई गई है। इसमें क्या हो गया कि 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 60 करोड़। इसके साथ साथ उनको 25,000 पट्टे वितरित किए जाएंगे। देखिए, दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना है, उसमें 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये जो समुदाय हैं, इन समुदायों को 25 लाख पट्टे दिए जाएंगे। और पट्टे देने के बाद में ये जो 60 करोड़ रुपए हैं, इन 60 करोड़ रुपए से उनको आवास बनाने हेतु आवास बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा ताकि वो स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास कर सके। दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट है सरस्वती हाफ वे होम्स। सरस्वती हाफ वे होम्स, देखिए जो बालिका गृह में निवास करती हैं,
18 साल तक वो वहां पे निवास कर सकती हैं। 18 वर्ष तक वो वहां निवास कर सकती है। 18 वर्ष पूरे होने के बाद में एक समस्या उनके सामने आती है कि अब उनको कहां भेजा जाए। ठीक है, तो ऐसी बालिकाओं के लिए सरस्वती हाफ वे होम की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अब इसमें क्या होगा कि सभी संभागीय मुख्यालयों पे होगी। पहले इसका ध्यान रखें कि कहां पे होगी, सभी संभागीय मुख्यालयों पे होगी कि बालिका गृह में निवासरत बालिकाएं जो 18 वर्ष पूरी कर चुकी है, उसके बाद में उन्हें हैंड हैंडलिंग के लिए जो है वो इस स्थान पे जो सरस्वती हाफवे होम है उनमें रखा जाएगा। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल्स चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाया जाएगा। देखो तीन चीजें अपने यहाँ एक साथ जुड़ी है, तीन चीजें यहाँ पे अपने के एक साथ जुड़ी है। कौन कौन सी? पहली थी सरस्वती हाफ वे होम। भाई जो 18 प्लस की जो लड़कियां हैं, 18 प्लस की जो लड़कियां हैं और वो कहां पे रह रही है? बालिका गृह में। 18 साल से अधिक की लड़कियां जो बालिका गृह में निवास करती हैं, उनके लिए इन्होंने हाल में होम बनाया। 18 साल पूरे होने के बाद उनको वहां सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये आई थी। दूसरी चीज ये आई थी कि 10 जो जिला मुख्यालय हैं, दस जिला मुख्यालयों पे क्या बनाया जाएगा? 10 जिला मुख्यालयों पे गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक पर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है या फिर महाविद्यालय, अगर वहां महाविद्यालय है तो महाविद्यालय में भी कर देंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय जो है उसमें क्या बनाया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। क्या बना देंगे? रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। तो ये तीन चीजें जो है अपने यहाँ पे मेन रही है। नेक्स्ट में चलते हैं। लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य 20 लाख। देखिए फिलहाल सरकार ने लखपति दीदी श्रेणी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, एसएचजी के माध्यम से जो है वो लखपति दीदी योजना लागू की गई थी, जिसके तहत नेक्स्ट ईयर में अपना जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा कितना? 20 लाख। ये सबसे मोस्ट टारगेट पूछा जाता है। पहले 5 था, फिर इसको 11 लाख किया और अब सरकार ने बढ़ाकर इसको कितना कर दिया? इस बजट के माध्यम से 20 लाख कर दिया गया है। तो राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो है उनका उसका उन्नयन किया जाएगा और उन्नयन करके उसको कॉरपोरेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। सबसे पहली चीज, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको एक निगम के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ एसएचजी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी है उनको 1.5% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। अब ये जो कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन क्या करेगा? मात्र 1.5% ब्याज पर उनको जो है वो लोन प्रोवाइड करवाएगा और आगामी 3 वर्ष में 3 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो एसएसजी के माध्यम से तीन चीजें अपने सामने आई। पहला, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अब कॉरपोरेशन बनेगा। ठीक है, उसका उन्नयन होगा, वो अब कॉरपोरेशन कहलाएगा। दूसरा, 1.5% ब्याज पे लोन मिलेगा और तीसरी चीज जो है वो अपनी है कि 3 लाख लोगों को जो है वो 1.5% ब्याज पे लोन मिलेगा। 3 लाख लोगों को इसका लाभ होगा। अपना जो टारगेट है वो लखपति दीदी का वो कितना हो गया? टोटल 20 लाख। कितना हो गया? 20 लाख। इसके बाद में नई स्कीम है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आंगनवाड़ी के माध्यम से आहार दिया जाता है। तो उनके अंतिम 5 महीने जो है, उन अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना दी है जो लागू की गई है। इस योजना में क्या होगा कि इनको जो है वो अलग से पोषण किट प्रदान किए जाएंगे।
अलग से पोषण किट जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत 2,35,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है? 2,35,000 और 25 करोड़ रुपए का जो होगा। तो मुख्यमंत्री न्यूट्री किट पोषण योजना, मुख्यमंत्री न्यूट्री किट पोषण योजना 5 महीने पोषण किट 2,35,000 और 25 करोड़। 4 फैक्ट याद रखें। मुख्यमंत्री निःशुल्क पोषण किट योजना 5 महीने पोषण किट दिया जाएगा, 2,35,000 को लाभ दिया जाएगा और 25 करोड़ रुपए इस पर टोटल व्यय होंगे। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। देखिए, पोषण किट न्यूट्री योजना जो है वो तो थी गर्भवती महिलाओं से संबंधित। अब ये किससे संबंधित है? ये बच्चों से संबंधित। और बच्चों के कौन से? जो आंगनवाड़ी जाते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। इनको क्या दिया जाता है? दूध। विद्यालय में एक स्कीम चलती है, उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसके तहत विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन उपलब्ध कराया जाता है? 3 दिन। अब ये करेंगे भाई, इसको 5 दिन कर दिया, 2 दिन निकाल दो, शनिवार प्लस रविवार। शनिवार और रविवार को दूध नहीं दिया जाएगा, बाकी 5 दिन जो है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 200 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ 5,000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। हमने पहले पढ़ा था, काफी करंट अफेयर्स में भी चला था कि राजस्थान की सबसे पहली जो अन्नपूर्णा भंडार थी वो थी नाथावाला। जयपुर जिले का जो नाथावाला गांव है, वहां की जो रसद की जो दुकान थी, उचित मूल्य की दुकान थी, उसको पहला अन्नपूर्णा भंडार के रूप में लगाया गया था। जयपुर में सबसे पहले 15 ये सेंटर से स्थापित किए गए थे। अब ये कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में 5,000 जो दुकानें हैं उनको अन्नपूर्णा भंडार के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कानून व्यवस्था। स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया गया। स्मार्ट पुलिसिंग बनाएंगे। एस फॉर स्ट्रेटेजिक, एम फॉर मेटिकुलस, ए फॉर अडेप्टेबल, एस आर फॉर रिलायबल और टी फॉर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने जो लेके आए थे एक जन घोषणा अधिनियम। ठीक है, वैसा एक अधिनियम सरकार लेके आएगी। इसके साथ साथ राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की भी घोषणा की गई है। तो स्मार्ट पुलिसिंग के तहत नागरिक सुरक्षा अधिनियम भी लाया जाएगा। मेन चीज आपको यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की व्यवस्था जो है वो कहाँ की जाएगी? पुलिस मुख्यालय पे। पुलिस मुख्यालय पे की जाएगी सरदार पटेल सेंटर साइबर क्राइम सेंटर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना हुई। साइबर क्राइम से संबंधित आजकल सबसे बड़ा नासूर जो है वो यही बन रहा है, साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम से संबंधित एक सेंटर की स्थापना की जाएगी और वहां की जाएगी, कहां की जाएगी? पुलिस मुख्यालय पे की जाएगी। ये कहां पे आपका? जयपुर में है। बजट की अगर हम बात करें तो 350 करोड़ रुपए से की जाएगी। अब ये 350 करोड़ रुपए इसलिए लगेंगे कि इसमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी ताकि जो साइबर ठग हैं उनको इजीली जो है वो पकड़ा जा सके। ठीक है, अगला है आपका अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र सुशासन के रूप में, तो भाई जो अटल जी का जो जन्मदिन है 25 दिसंबर, ठीक है, तब से इनको शुरू करने की बात है। तो ये सुशासन दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जो है तो वो अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जो प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण व ई लाइब्रेरी की व्यवस्था इसके तहत की जाएगी। पहले चरण में ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है जिनकी जनसंख्या 3,000 से ज्यादा हो, मुख्यालय की। ठीक है, जिनके मुख्यालय की जनसंख्या 3,000 से ज्यादा हो वहां पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे पहले चरण में। ठीक है, बाद में धीरे धीरे सभी ग्राम पंचायत में ये स्कीम लाई जाएगी। इसके बाद में राजनेट 2.0। राजनेट 2.0 की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम है। 400 करोड़ का प्रावधान इसमें है
और इसमें क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। कनेक्टिविटी की जो क्षमता है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद में ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करने के लिए 300 करोड़ रुपए के साथ सेंटर स्थापित किया जाएगा। जगह अभी नहीं बताई गई है, लगभग ज्यादातर स्थान से ही है कि जयपुर में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में आपका ग्रीन बजट, ग्रीन बजट की अगर हम बात करें तो आपका जो ग्रीन बजट है वो देश का पहला बजट है। इससे पहले ग्रीन बजट नहीं लाया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रीन बजट जो है वो देश का प्रथम बजट है। ठीक है, 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया है। ग्रीन बजट से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 10 पॉइंट से पूछे जाएंगे, 10 बिंदु ही आपको पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीजों में भी समय आपको देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भाई ग्रीन से संबंधित है ना। दूसरा वन एवं पर्यावरण, जैव विविधता पारिस्थितिकी। तीसरा है सतत कृषि, जल संचयन और पुनर्भरण। चौथा है सतत भूमि उपयोग। पांचवा है हरित ऊर्जा। छठा है पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निपटान। सातवां है स्वच्छ तकनीकी विकास। आठवां है ग्रीन ऑडिट। नौवां है क्षमता निर्माण, शिक्षा और कौशल विकास। और 10वां है ग्रीन फंडिंग। ये 10 जो पॉइंट है आपके, इन्हीं में से पूछा जाएगा। क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि इनमें से इस तरह से एक अलग दे दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो ग्रीन बजट में ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हो तो 2025-26 में जो है वो ग्रीन बजटिंग के लिए 27,854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कुल एक्सपेंडिचर का 11.34% है। बस ये थोड़ा सा डेटा आप याद रख सकते हो कि 27,854 ग्रीन बजटिंग के लिए कितना है, 27,854 करोड़ का प्रावधान है। और ये जो अपना पूरा जो एक्सपेंडिचर है उसका 11.34% है, 11.34% है। बाकी 10 पॉइंट आप इसमें याद रख लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट पूरा। ठीक है, कल से हम जो है वो राजस्थान इको सर्वे जो है वो स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक टॉपिक क्लियर होने के बाद में उसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड आपको करवाएंगे। तो सभी से एक बार फिर जाते जाते रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल जो ड्रीम RS ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां से आपको जो है वो प्रत्येक वीडियो के बाद में PDF अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।